जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को NCERT की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें हम पॉलिटी से क्लासेस स्टार्ट की थी मैंने, और अभी हम क्लास 12th कर रहे हैं। बाकी क्लासेस क्लास 6 to 11th कर चुके हैं और आज हमारा क्लास 12th भी ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले क्लासेस में मैंने क्लास 12th का पार्ट 1 पूरा करा चुका हूं और पार्ट 2 का भी आधा से अधिक क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहीं से क्लास 12th स्टार्ट हो रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने के निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से लेकर 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना की थी और उन पर गहरा प्रभाव किया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये पीएम भी थे और विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। आगे बढ़े। मतलब विदेश मंत्रालय जब तक ये जीवित थे तब तक अपने पास रखा था इन्होंने, मतलब जब तक ये प्रधानमंत्री थे। प्रथम एफ्रो एशिया सम्मेलन, प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहला एफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 ईस्वी में कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका इंडोनेशिया में, बाडुंग इंडोनेशिया में। ठीक है, और ये सम्मेलन आपका 1955 में हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों देशों के नेताओं का सही युग्म क्या है? तो भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, उस पे कौन कौन से नेता थे? तो इधर तो जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि 1964 तक वो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों थे। उस साइड कौन थे? तो उस साइड थे आपके चाउ इन लाई शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ इन लाई के संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को किया था। ठीक है, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में ये एक अलग कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उन्हें स्वागत भी बड़े भीड़ जुटती थी। लेकिन बाद में आपको पता है कि चीन ने 1962 में क्या किया। 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, पहले तो पंचशील योजना होता है, उसके बाद ही चीन हमला कर देता है 1962 में। तो उस टाइम पे भारत के रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री थे, राजनयिक एवं मंत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ष 1966 में हुए प्रसिद्ध ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई थी? जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप में इस लड़ाई का अंत हुआ था। ठीक है, तो इसकी भूमिका किसने निभाई थी? सोवियत संघ ने। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। सोवियत संघ इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई थी और युद्ध में कठिन आर्थिक स्थिति पर
ज़्यादा बोझ पड़ गया था भारत पे भी, क्योंकि अगर आप वॉर लड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है कठिनाइयाँ आएंगी। तो 1966 में हुआ था और 1965 में ये वॉर लड़े थे जिसमें पिट गए थे। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो चंद्रयान 3 ने जहाँ पे लैंडिंग की थी वो उसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है और इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ठीक है, इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु के रूप में मान्यता दी है। और पीएम मोदी ने, हमारे देश के पीएम ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर, तो याद रखिएगा। वैसे लैंडिंग तो सबने की है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। सिनेविस्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सिनेविस्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन, ये 5 दिवसीय सिनेविस्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आपका किया जा रहा है चंडीगढ़ में। और ये कब से कब किया गया है? 27 से 31 मार्च 2024। ठीक है, अभिनेता बुम ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कांस्य विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, CIFF का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं नाहिद द्वेचा ने, महाराष्ट्र की नाहिद द्वेचा ने। पंचकुला में, ये हुआ कहाँ था आपका? पंचकुला में। पंचकुला में इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वात्रो सिएनेगास क्षेत्र, क्वात्रो सिएनेगाम क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो आप सभी को पता है मार्च 2024 तक कृषि गतिविधियों के कारण मैक्सिको के महत्वपूर्ण रेगिस्तानी नखिलस्तानी क्वात्रो सिएनेगास में पानी गायब हो रहा है और इसके चलते यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कारण जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी की उत्पत्ति और मंगल पर जीव की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप का नाम है आपका सक्षम ऐप। ठीक है, ये सब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। आपका एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। हाल ही में 148वें अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 148 अंतर संसदीय संघ की विधानसभा बैठक जो 23 से 27 मार्च 2024 को हुई थी, वो आपकी हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो भारत रोजगार रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्था के द्वारा जारी की गई थी। क्लियर? हाल ही में म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो म्यांमार में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है अभय ठाकुर को। ये IFS है 1992
2 बैच के। ठीक है, एबल पुरस्कार 2024 किसने जीता, जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एबल पुरस्कार किसने जीता है, तो एबल पुरस्कार मिशेल टेलग्रांड ने जीता है। क्लियर। हाल ही में किस आईआईटी ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया है, तो बताइए किस आईआईटी ने ये किया है, तो ये काम किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था गुवाहाटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है। यह टीका बिहार, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे राज्यों में प्रचलित क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस को लक्षित करता है और ये संयोजक वेक्टर का उपयोग करके विकसित टीका मनुष्यों के लिए गैर संक्रमण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अफनासी निकितन सीमाउंट जो हाल ही में खबरों में है किस महासागर में स्थित है। अफनासी निकितन सीमाउंट किस महासागर में स्थित है, तो भारत में हाल ही में हिंद महासागर में, कहाँ पे, हिंद महासागर में अफांसी निकितन सीमाउंट से हम एन सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटीज में आवेदन किया है और ये 400 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो पहला आयोजित शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया गया है ब्रसेल्स में। ठीक है, 21 मार्च को परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए 34 देशों के नेताओं ने मिलकर ब्रसेल्स में एक आपका आयोजन किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेजबानी की है। EWG की मेजबानी किसने की है, ब्राजील ने की है। ठीक है, टैटलम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई है। टैटलम एक दुर्लभ धातु है, यह हाल ही में किस नदी में खोजी गई है, तो पंजाब के शोधकर्ताओं द्वारा सतलज नदी में ये इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण एक दुर्लभ धातु टैटलम पाया गया है। कहाँ पे, सतलज धातु में, सतलज नदी में, पंजाब। हाल ही में चर्चा में रहा पापो कैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये ज्वालामुखी आपका मैक्सिको में है। मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र के अनुसार पापो कैटेपेटल ज्वालामुखी पिछले महीने कई बार फटा और ये देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। बाल्टीमोर ब्रिज जो हाल ही में खबरों में था किस देश में है, तो आपका बाल्टीमोर ब्रिज ये अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हुआ था जब सिंगापुर से आ रहा एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसीसी स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया और ब्रिज टूटकर पानी में गिर गया। यह पुल साल कब बना था, ये 1977 में ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर KICC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला कथन है, ये एक केंद्रीय प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है जिसे भारत के कृषि क्षेत्र को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। तो ये एक बात एकदम सही है कि जो आपका KICC है ये केंद्रित प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है। यह किसी विशेष जिले के लिए प्रौद्योगिक सूचना प्रणाली GIS आधारित मृदा कार्बन मैपिंग और
मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा को एक ही स्थान पर एक साथ देखने की अनुमति देता है। तो ये कथन भी आपका सही है। आपसे पूछा था सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है हमारा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां, जिसे हम आसफा कहते हैं, इसको अभी फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है आपका। तो इसमें बताइए कौन सा कथन सही पूछा है। पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसमें आसफा लागू किया होता है। सही है। आसफा सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौत की हद तक भी बल प्रयोग करने की शक्ति देता है। एक मिनट, पड़ोसी देशों से थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। कौन सा कथन सही है? तो आसफा सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौत की हद तक भी बल प्रयोग करने की शक्ति देता है। तो प्रयोग करने की शक्ति तो देता है, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा विवाद, तो सीमा विवाद तो हमारा वेस्ट बंगाल से भी चल रहा है, सीमा विवाद हमारा नेपाल और बिहार से भी चल रहा है, तो उसको अशांत घोषित नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये हम सही मान सकते हैं, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम है आपका, यह आमतौर पर आंतरिक नागरिक अशांति या फिर कानून व्यवस्था टूटने, भारत के भीतर विद्रोह के जवाब में लागू किया जाता है। अधिकतर ये आपके नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा, ये लगता है। इसका मुख्य रूप से पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद से जुड़ा नहीं है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचांक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया है? तो खाद्य अपशिष्ट सूचांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तथा अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी SVEEP कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाएं। मतदाता का मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाएं। तो हमारा जो टोटल 100 क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपको ये क्लासेस कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और आप मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़, अपने थॉट्स और अपने बातों को रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, जो मतलब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा, वो करूँगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आप थोड़ा सा अप टू डेटेड रहिएगा, क्योंकि पॉलिटी क्लासेस 6 to 12 पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब अगला मेरा पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नए क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।